जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से सभी को स्वागत है और हम लोग देखेंगे तो आपका एसएससी जीडी का जो आपका जो टेस्ट आप लोग दिए हैं उसका डिस्कशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी आप लोग रीजनिंग देख लिए होंगे, इसके बाद हम लोग जीएस की तरफ बढ़ेंगे। जीएस का जो आपका 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी वर्ग से, आपका स्टैटिक्स जीके से, इतिहास से, भूगोल भूगोल से, सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एसएससी का। 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह उन्होंने किससे कहा जा रहा है, यानी आपसे पूछा जा रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ये आप बताइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सबसे पहले बात तो यह है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हुआ था 1873 में हुआ था। क्या रखिएगा, 1873 में हुआ था। तो आप बताइए किसने किया था। अगर जो पूछा जाए कि कहां हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र, सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुआ था। और इनके लिए हुआ था, निचले जाति यानी निचले जो लोग हैं, यानी निचले जाति लोगों को बीच शिक्षा। तो किनके लिए, निचले जाति के लोगों के लिए शिक्षा के लिए, निचले जाति के लोगों के शिक्षा के लिए ये आपका सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में 1800 कब, 1800 आपका 73 में इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ये आपका शुरू किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था, ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया था। और उन्हीं की पत्नी है कौन, सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले उन्हीं की पत्नी है जिन्हें भारत का प्रथम महिला टीचर कहा जाता है। भारत का प्रथम भारत का प्रथम महिला महिला आपका टीचर कहा जाता है। इन्होंने महिलाओं को, समाज में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। बस तो इस क्वेश्चन याद रखिएगा, 1873 में महाराष्ट्र में निचले वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्योतिबा फूले ने आपका सत्यशोधक समाज का स्थापना किए थे। सत्य तब होता है सच की खोज करने वाला समाज। क्या होता है, सत्यशोधक मतलब सच खोज करने वाला, सच की खोज करने वाला समाज, करने वाला समाज, क्या रखिएगा, सच की खोज करने वाला समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है कोसी, यमुना, अलकनंदा, घाघरा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देवप्रयाग में कौन सी नदी आपका भागीरथी से मिलती है। तो याद रख लीजिएगा आप लोग कि हमारा उत्तराखंड एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है, उत्तराखंड एक राज्य का नाम है। और उत्तराखंड में आपका कितना प्रयाग है, 5 प्रयाग है, यानी पंच प्रयाग है। पंच प्रयाग है, ज्योग्राफी में आपको मैं पढ़ाया था। पंच प्रयाग है जहां 5 नदियां मिलती है। देख लीजिए क्या होता है, 2 जगह का नाम आपको बता रहा हूं, एक समझ जाइए। 2 जगह का आपको मैं नाम बता रहा हूं, ठीक है। पंच प्रयाग एक तो समझ जाइए, एक आप समझ जाइए, बद्रीनाथ से अलकनंदा आ रही है। कहां से, जगह का नाम क्या है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से कौन सा नदी आ रही है, अलकनंदा। बद्रीनाथ से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा। याद रखिएगा, अलक, याद रखिएगा नाम। और गंगोत्री कहां से, बस याद रखिएगा गंगोत्री। गंगोत्री से, गंगोत्री से एक नदी आ रही है उसका नाम है भागीरथी। कौन आ रही है, याद रखिएगा भागीरथी। गंगोत्री आ रही है जिस भागीरथी। और दोनों नदी, यानी याद रख लीजिएगा कि बद्रीनाथ से एक नदी आ रही है और बद्रीनाथ से जो नदी आ रही है जिसका नाम है आपका अलकनंदा,
का नाम क्या है? अलकनंदा जिसका नाम है। और आपका गंगोत्री, गंगोत्री से क्या कौन सा नदी आ रही है? याद रख लीजिएगा, गंगोत्री से आपका नदी आ रही है भागीरथी। और दोनों ये कहां मिलती है? दोनों ये मिलती है, याद रखिएगा, देवप्रयाग में। कहां मिलती है? जो संगम दोनों का होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है। और देवप्रयाग में मिलने के बाद जो नदी आगे ये बढ़ती है, ये नदी आगे क्या कहलाती है? गंगा। क्या कहलाती है? गंगा। क्या कहलाती है? गंगा। याद रखिएगा। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ही आगे जो नदी बहती है, जो क्या कहलाती है? गंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलकनंदा। क्या सही आंसर होगा? अलकनंदा। बाकी ऑप्शन में देख लीजिए, आपका कोसी नदी है। कोसी नदी कहां? सब एक गंगा की सहायक नदी है। सब एक गंगा की क्या है? सहायक नदी। कोसी नदी, कोसी नदी गंगा को बिहार के कटिहार में, कहा? कटिहार में मिलती है, ये इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है। कहां मिलती है? इलाहाबाद या प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है। याद रख लीजिएगा। घाघरा नदी कहां मिलती है? बिहार के छपरा में मिलती है। बिहार के छपरा में आपका कौन सा नदी मिलती है? घाघरा नदी आपका गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का देखभाल कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग मतलब समझिए कि वाटरवेज, इसका रख रखाव देखभाल कौन करता है? तो सीधे आप समझिए, स्टेटिस का आपका क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये आप याद रखिएगा। इससे आप क्या याद रखिएगा कि जो संस्था है इसका गठन हुआ था 1986 में। कब गठन हुआ था? याद रखिएगा, इसका गठन हुआ था 1986 में। तो 86 में इसका गठन हुआ था। अभी अगर जो पूछे, अभी अगर जो आपसे पूछे कितने जल मार्ग है, अंतरदेशीय कितने जल मार्ग है, अगर जो आपसे पूछ अंतरदेशीय कितने जल मार्ग हैं, अगर जो आपसे पूछ ले कि भारत में अंतरदेशीय कितने जल मार्ग है, तो याद रखिएगा 111। कितने जल मार्ग है? 111। अब भारत का प्रथम आपसे क्वेश्चन है, देश का पहला जल मार्ग आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट करिएगा जो भी बच्चे देख रहे हैं। देश का प्रथम जल मार्ग, देश का प्रथम जल मार्ग अगर जो आपसे पूछ ले, जल मार्ग, देश का प्रथम जल मार्ग यानी आपका NW1 की मैं बात कर रहा हूं, नेशनल वाटरवे, ठीक है ना। NW1 की मैं बात कर रहा हूं। और देश का प्रथम जल मार्ग आप लोग बताइए कौन है? तो देश का प्रथम जल मार्ग जो था वो आपका कौन था? हल्दिया से लेके आपका कहां तक? उत्तर प्रदेश के कौन सा? याद रखिएगा, प्रयागराज, इलाहाबाद। कितने लोग जानते हैं? प्रयागराज या इसी को कहते हैं क्या? इलाहाबाद। प्रयागराज या इसी को क्या कहते हैं? इलाहाबाद। तो प्रथम जो आपका जल मार्ग कौन सा नदी पर? हल्दिया, हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली नदी। याद रखिएगा। से निकलती है हुगली नदी, गंगा से। प्रयागराज, ये भी आपका कौन सा नदी? गंगा नदी। गंगा नदी। क्लियर है ना। और इसका जो आप देख रहे हैं, इसका जो था 1600 ये आपका जो इसका क्या था? याद रखिएगा 1620 किलोमीटर है। यानी भारत का प्रथम जल मार्ग NW नेशनल वाटरवे 1 हल्दिया से प्रयागराज के बीच में है, 1620 किलोमीटर का, जो हुगली नदी और गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? आप लोग आंसर बताइएगा। वासुदेव, कौटिल्य, मेगास्थनीज और विशाखा दत्त। देख लीजिए, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मौर्य एम्पायर के समय या मौर्य साम्राज्य के समय, इसके साम्राज्य के समय में मौर्य, है ना, मौर्य साम्राज्य के समय में, मौर्य साम्राज्य के समय में दो व्यक्ति थे, फिलोसोफर थे, ग्रेट फिलोसोफर थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या लिखा था? दो व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। एक व्यक्ति के नाम था, याद रखिएगा, जिनका आपका क्या नाम था? उनका नाम था विष्णुगुप्त या चाणक्य। व्यक्ति का क्या नाम था?
याद रखिएगा, एक व्यक्ति का आपका क्या नाम था, याद रखिएगा चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य, एक व्यक्ति का क्या नाम था? चाणक्य। और चाणक्य ने कौन सा किताब लिखा था? चाणक्य ने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम था, याद रख लीजिएगा, क्या किताब का नाम था? याद रख लीजिएगा, अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र, शास्त्र, है ना। और एक व्यक्ति और था जो आपके, एक व्यक्ति और थे जो आए थे, जिसको आपका सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर, ठीक है, सेलुकस निकेटर, जिससे युद्ध करके चंद्रगुप्त मौर्य ने हराता है। सेलुकस निकेटर सेनापति रहता है, जिसको युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य हराता है, उसकी बेटी से शादी करता है। और यही सेलुकस निकेटर इनके दरबार में एक व्यक्ति को भेजता है। सेलुकस निकेटर एक दरबार में इनके व्यक्ति को भेजता है। व्यक्ति का क्या नाम रहता है? नाम रहता है मेगास्थनीज। क्या नाम रहता है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज उसका नाम रहता है। और मेगास्थनीज जो किताब लिखा, किताब क्या लिखा? इंडिका। क्या लिखा? क्या लिखा? इंडिका। ये दो किताब है बाबू, याद रखना, ये क्या है? ये दोनों आपका किताब है, अर्थशास्त्र और इंडिका लिखा गया, ठीक है ना। अर्थशास्त्र मौर्य का प्रशासनीय व्यवस्था के बारे में बताया है। क्या है? प्रशासनीय व्यवस्था, प्रशासनीय, प्रशासनीय आपका या प्रशासन के बारे में बताता है। क्या चीज के बारे में बता? प्रशासन के बारे में बताता है। मौर्य का प्रशासन क्या था? मौर्य का प्रशासन क्या था? और इंडिका है वो मौर्य का राजनीतिक सामाजिक जो स्थिति था उस समय लोगों का, इसके बारे में बताता है। तो जो आपका चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया था वो मौर्य का प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन है। और जो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया था वो आपका राजनीतिक सामाजिक जो लोगों का कंडीशन था उसके बारे में वर्णन है। और चाणक्य का ही दूसरा नाम आपका क्या है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य या विष्णुगुप्त चाणक्य का ही दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान में प्राय अंडाकार होता है, यानी खेल का मैदान कैसा होता है? अंडाकार होता है। आप खुद आंसर दे दीजिएगा, खेल का मैदान कैसा है? खेल का मैदान इस प्रकार से अंडाकार है, देख लीजिए इमेज में अंडाकार है। और क्या बोल रहा है? इसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है। बीच में क्या होता है? एक आयताकार क्षेत्र होता है, ठीक है। जो 22 गज, इसको अगर जो 22 गज को मीटर में बदलेंगे तो 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। तो आप बताइए इस कौन सा खेल से संबंधित है? तो आप बताइए, क्रिकेट का आपका बाउंड्री होता है, बीच में आपका पिच होता है, तो कौन सा खेल? याद रखिएगा क्रिकेट। क्रिकेट खेल से ये संबंधित है। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? अगर जो क्रिकेट में आपसे पूछ ले कि कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आंसर क्या आप दीजिएगा? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। आईपीएल नहीं है कि 12 खेलते हैं, ठीक है ना। आपका लॉन्ग टेनिस में, टेनिस या तो सिंगल होता है या तो डबल होता है, इसमें खिलाड़ी खेलते हैं। टीम अप में खेलेंगे तो 2 और सिंगल खेलेंगे तो 1। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? वॉलीबॉल में आपसे पूछे तो 6 खिलाड़ी। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। तो याद रखिएगा ये सब खिलाड़ी हैं जो आपका खेल में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? यानी अगर जो आपको गिरफ्तारी हो जाता है, यानी अगर जो आप किसी भी अगर जो गलत काम किए हैं या नहीं किए हैं, इसके चलते अगर जो आपको गिरफ्तारी हो जाता है तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको क्या करता है? निरोध संरक्षण करता है, यानी संरक्षण आपको प्रदान करता है। ये आप बताइएगा, ठीक है ना। ये आप बताइएगा निरोध संरक्षण क्या प्रदान होता है बाबू, समझ जाना। इसका मतलब होता है कि अगर जो आपका गिरफ्तारी हो गया, क्या बोल रहे हैं? अगर जो आपका गिरफ्तारी हो गया, याद रखिएगा, अगर जो आपका गिरफ्तारी हो गया तो गिरफ्तारी के बाद आप 24 घंटा के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। आपको एक वकील ढूंढने का अधिकार है, वकील आप रख सकते हैं, क्लियर है। तो ये सब आपको संरक्षण प्रदान होता है गिरफ्तारी के बाद भी। तो ये हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 22 में है।
इसमें है मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 22 में है। याद रखिएगा, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण एक किसमें आपका मिलता है? मौलिक अधिकार में मिलता है। इसमें फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, किसमें? मौलिक, पढ़ाया था आप लोग के मैं, मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में आपका क्या आपका मिलता है? याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22 में, जहां आपका क्या है? संरक्षण मिलेगा इवन तो आप गिरफ्तार हो गए। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है कि सरकार कानून बना सकती है मौलिक अधिकार को क्या करने के लिए, यानी एक तरह से इफेक्टिव वे में लागू करने के लिए। यानी कोई मौलिक अधिकार को अच्छे तरीके से क्या कर सकता है? लागू नहीं कर रहा तो उस पे सरकार क्या कर सकती है? उस पे कानून बना सकती है। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? ठीक है ना, अनुच्छेद 45 से कहता है कि यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अनुच्छेद 47 इसमें आपका क्या होता है? राज्यों का एक कर्तव्य है कि लोगों को पोषण आहार प्रोवाइड करे। यानी भारत के सभी राज्यों का एक कर्तव्य है कि लोगों को क्या करे? पोषण आहार क्या करे? प्रोवाइड करे। यानी पोषण आहार किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा, राज्यों के द्वारा आपका पोषण आहार, पोषण आहार, याद रखिएगा, पोषण आहार राज्यों के द्वारा। यह आपका अनुच्छेद 47। अनुच्छेद क्या कहता है? कि भारत सरकार नागरिकता पर कानून बना सकता है। क्या है? भारत सरकार नागरिकता पर कानून बना सकता है। नागरिकता पर कानून बना सकता है, यानी भारत सरकार के पास शक्ति है वो नागरिकता को संशोधन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह के किस महीना में मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में एक बार पूछ दिया गया है और जीडी में भी आपका ये पूछ दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि गणगौर, गणगौर आप समझ जाइए गणगौर क्या है। गणगौर मतलब होता है दो वर्डों से बना हुआ है। गणगौर कितने शब्द से बना हुआ है? याद रखिएगा, दो शब्द से बना हुआ है। ठीक है, दो शब्द से गणगौर बना हुआ है। यहाँ पर गण मतलब होते हैं शिव जी, गण मतलब शिव और गौर मतलब आपका पार्वती। गण मतलब शिव और गौर मतलब क्या होते हैं? पार्वती। तो याद रखिएगा भगवान शिव और आपका पार्वती, ठीक है, पार्वती के पर आधारित एक त्योहार है जो आपका राजस्थान के विवाहित महिलाओं, विवाहित और अविवाहित इसको मनाती है। और ये चैत्र महीना के, कौन से महीना का? चैत्र महीना का। यानी आपका जो वर्ष का प्रथम महीना चैत्र महीना के तीसरा दिन शुरू होता है। कौन सा दिन? तीसरा दिन, याद रखिएगा, तीसरा दिन। चैत्र महीना के तीसरा दिन क्या आपका शुरू होता है? कौन सा? आपका जो ये गणगौर महिलाएं, यानी जो शादीशुदा महिला रहती हैं, वो सुहागिन महिला रहती हैं, वो अपने पति को लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। और जो कुंवारी लड़कियां रहती हैं वो मनचाहे वर के लिए ये व्रत रखती है। तो याद रखिएगा, शादीशुदा महिला अपने हस्बैंड के लंबी आयु के लिए वो त्योहार मनाती है, यह पर्व मनाती है, और कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर के लिए त्योहार मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2020 का ग्रीष्मकालीन पारा ओलंपिक्स में किस देश का सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन या रूस? आप बताइएगा। पैरा ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स नहीं है। ये क्या है आपका? पैरा ओलंपिक्स है, याद रखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 2020 का ग्रीष्म पैरा ओलंपिक, दोनों ओलंपिक आपका कहां हुआ था? आपका दोनों ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। तो 2020 का ओलंपिक सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा, क्या आपका एक होता है आपका ओलंपिक्स, आपका ओलंपिक्स क्या है? ओलंपिक्स 2020 आपसे या ओलंपिक्स आपका पैरा ओलंपिक्स मतलब दिव्यांग एथलीटों के लिए पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स अगर जो प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, पिछले बार 2020
हुआ था, 20 में हुआ था। और ए आप बताइए अभी 2024 में आपका पेरिस में होने जा रहा है। 2024 ओलंपिक कहाँ होने जा रहा है? 2024 का आपका ओलंपिक कहाँ होने जा रहा है? ओलंपिक्स आपका 2024 का पेरिस में होने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पेरिस में होने जा रहा है। ये आप याद रख लीजिएगा, पेरिस में 2024 का ओलंपिक होने जा रहा है। ये दोनों जो ओलंपिक आप देख रहे हैं, ये आपका कहाँ हुआ था? ये याद रख लीजिएगा, ये आपका टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ? यानी आयोजन आपसे पूछ ले, आयोजन आपसे, आयोजन इसका कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में है। टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। क्लियर है? टोक्यो में इसका आयोजन हुआ था। अगर जो ओलंपिक के बाद पूछ ले, अगर जो आपसे किसका बात पूछ ले, ओलंपिक के बाद पूछ ले, तो ओलंपिक में याद रखिएगा आपका, ओलंपिक में कौन सा देश? यूएसए। यूएसए प्रथम स्थान पे आया था, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पे आया था। कितना स्वर्ण पदक? 40 स्वर्ण पदक के साथ, 40 स्वर्ण पदक, 40 स्वर्ण पदक के साथ स्थान पे आया था। आपका 39वां प्रथम स्थान पे आया था। अगर जो आपसे पूछते भारत मात्र एक मेडल यहां पर जीता था। याद रखिएगा, भारत का भी रैंक अगर जो पूछ ले, भारत यहां पर ओलंपिक में कितना मेडल जीता था? एक स्वर्ण पदक जीता था। कितने पदक जीता था? याद रखिएगा, एक स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा, एक स्वर्ण पदक भारत यहाँ पे जीता था। और भारत का रैंक बता दो, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला, अगर जो भारत का अगर जो आपसे रैंक पूछ दे ओलंपिक में क्या आया था, तो मात्र एक नीरज चोपड़ा वाला स्वर्ण पदक के साथ हम लोग 19वें स्थान पे थे। लेकिन उसी साल पैरा ओलंपिक्स, पैरा एथलेटिकों के लिए आपका टोक्यो में ही आपका ओलंपिक हुआ था। और यहाँ पर याद रखिएगा, जो पैरा ओलंपिक्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे आया था, उस देश का नाम था चीन। क्या था? चीन। ठीक है ना? अगर जो भारत का रैंक पूछ दे, तो भारत आप कमेंट करके बताइएगा। तो प्रथम स्थान क्या होगा? चीन होगा। याद रखिएगा, प्रथम स्थान आपका क्या होगा? चीन होगा। याद रख लीजिएगा, प्रथम स्थान क्या होगा? चीन होगा। कितने? 96 स्वर्ण पदक जीत गया था। कितने पदक? आपका 96 स्वर्ण पदक, 96 स्वर्ण पदक। लगता है अच्छे एथलीट यहाँ पैर और हाथ कटवा के जाते हैं। भारत मात्र 5 स्वर्ण पदक जीता था। भारत मात्र 5 स्वर्ण पदक। चीन में लगता है इन लोग दगा करने के लिए एथलीट को पैर हाथ कटवा देते हैं। तो सही क्या होगा? पैरा पूछा है। अगर जो पैरा ओलंपिक्स पूछे तो चीन, और अगर जो सिर्फ ओलंपिक पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर आप बताइए। इनडायरेक्ट टैक्स, देख लीजिए, कर दो तरह के होता है। कर कितने तरह के होता है? कर आपका दो तरह के होता है। यानी टैक्स कितने तरह का होता है? ध्यान से देख लेना, जो आपका टैक्स है यानी कर है, ये दो तरह के होता है। आपको बस पढ़ाना है। एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। यानी अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और एक आपका क्या होता है? प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। ठीक है ना? यानी डायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर मतलब आप डायरेक्ट देते हैं। आप कल होके एसएससी जीडी में आपको नौकरी लगेगा, तो प्रत्येक वर्ष मार्च के महीना में आपका इनकम टैक्स यानी आप इनकम दीजिएगा। यानी जब आपके अकाउंट से डायरेक्टली सरकार के पास पैसा, यानी डायरेक्टली आपके द्वारा दिया जाए सरकार के पास पैसा, तो उसको कहते हैं आपका प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर डायरेक्टली लोगों के द्वारा, संपत्ति आपका रहेगा, आप दीजिएगा। कल होके आपका क्या कहते हैं, शहर में मकान रहे तो नगर निगम प्रत्येक वर्ष आएगी और चालान देके जाएगी कि इतना आप नगर निगम का चालान दीजिए, तो दे रहे हैं टैक्स। ये भी है। उपहार कर, किसी प्रकार का कोई आपको उपहार और भेंट आपको देता है तो आप डायरेक्टली सरकार को देंगे। अब आप क्या करिएगा, आप केबीसी में, मान लीजिए केबीसी में याद रख लीजिएगा, केबीसी में अगर जो आप खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और केबीसी में अगर जो आप गए हैं, कौन बनेगा करोड़पति? तो वहां से 5 करोड़ जीतते हैं, उपहार आपको मिलता है, तो टैक्स कट के ही आपको मिलेगा। फिल्मों के लिए निगम कर, ये भी आपका क्या है? आपको डायरेक्ट आप टैक्स देते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? अप्रत्यक्ष कर जो आपके थ्रू नहीं, जैसे बाजार से आप आटा खरीद रहे हैं तो मिनिमम रिटेल प्राइस
70 रुपया का आटा पैक्ड आटा है, दही खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, तो आप एमआरपी दे रहे हैं, उस पर कितना टैक्स लगा हुआ है, जौन कंपनी या जिस कंपनी उसको बनाई है वो उस पर टैक्स लगाई हुई है, सरकार उससे टैक्स लेगी। यानी आप दे तो रहे हैं टैक्स, लेकिन डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रहे हैं, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? अगर जो फुल फॉर्म कभी कदार पूछ देता है तो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड सर्विस टैक्स, टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। याद रखिएगा, इसको भारत सरकार लेके आई थी और 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? व्यतिरिक्त प्रयोजक आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। ये आप बताइएगा, सीधे आप बता दीजिएगा क्या इसका आंसर है। ये बस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। पर्सनल डिस्पोजल इनकम। पर्सनल डिस्पोजल इनकम आपका क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजल इनकम, जहां पर आपको आयकर के लेखांकन होता है, तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम आपका क्या होगा? तो ये आपका बचत होगा, सेविंग होगा। क्या होगा? सेविंग होगा। पर्सनल डिस्पोजेबल आपका इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल आपका इनकम क्या होगा? आपका सेविंग होगा, यानी बचत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि 4 मजदूर, तो लगा मैथ का क्वेश्चन है, यदि 4 मजदूर की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, भाई साहब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। 4 की जरूरत है और कितने लोग काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? सोच लो, आपके घर में फसल लगाया जाता है, 4 आप लोग 7 भाई हो, लेकिन वह काम अगर जो 4 लोग ही कर लेंगे तो 3 लोग तो बेरोजगार ही पड़े हो, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं, ना भी रहे तो काम हो जाएगा। तो आप बताइए किस टाइप का ये आपका क्या है? बेरोजगारी है। सक्रिय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या संघर्ष जनित बेरोजगारी? ये आप बताइएगा। देखिए, जो चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? सक्रिय बेरोजगारी होता है, मतलब समझिए कि कंपनी अगर जो मशीन वगैरह लेके आ गया, कंपनी क्या लेके आ गया? मशीन वगैरह लेके आ गया, जहां पर क्या आपका होता है कि चक्रीय बेरोजगारी मशीन नहीं, सक्रिय बेरोजगारी होता है मतलब साइक्लिक आपका अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब समझो कि डिमांड कम गया तो सप्लाई भी कम होगा। अगर जो कोई तुम लेबर में काम कर रहे हो, कोई लेबर अगर जो लेज की फैक्ट्री में काम कर रहा है तो लेज का बिक्री नहीं है, या कोल्ड ड्रिंक्स अगर जो ठंडा में बिक्री नहीं है तो डिमांड नहीं है, तो सप्लाई उसका कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिसगस्ट यानी यही तो सही आंसर है। प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है यानी जरूरत से ज्यादा जहां लेबर काम कर रहा हो। पहला वाला में चक्रीय बेरोजगारी मतलब क्या? अगर जो मार्केट में लेबर काम कर रहे हैं लेकिन उसका डिमांड कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगा, सामान बनना बंद हो जाएगा, तो क्या होगा? आपका ऑनर या जो व्यवसाय लगाए हुए हैं वो अपना मजदूर को क्या कर देगा? छुट्टी दे देगा। तो यहां पर आपका चक्रीय बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है जरूरत से अधिक अगर जो लेबर काम कर रहा है तो वहां पर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी होता है, समझ जाइए कि जब मशीन आ जाता है तो लोगों का, यानी जब मशीन आ जाता है तो समझ जाइए कि इसको स्ट्रक्चरल भी कहते हैं। अभी मान लिया कि कहीं लेबर काम कर रहा है, कहीं छत के ढलैया, तो लेबर अपने सर पे सीमेंट वगैरह कंक्रीट वगैरह ले जाके डाल रहा है। अब लिफ्ट वाला मशीन आ गया तो लेबर की जरूरत कम हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर की विविध रूप है। यानी आप मुझे बताइए कि चूना पत्थर, खड़िया और मार्बल के विविध रूप है। किसका विविध रूप है बताइए? आपका केमिस्ट्री पूछ दिया है, किसका विविध रूप है? चूना पत्थर, मार्बल, ये आप बताइएगा। ठीक है, आप एक केमिस्ट्री में वर्ड सुने होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, सुने होंगे कि नहीं? CaCO3 सुने होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट यानी
CO3 चूना पत्थर आ गया भाई साहब, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। कैल्शियम कार्बोनेट, ये CO3, ये सब किसका एग्जाम्पल है? कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल है। अगर जो चूना पत्थर आपसे पूछ दे तो चूना पत्थर किसका है? ठीक है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स। चूना पत्थर किसका है? आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। याद रखिएगा चूना पत्थर किसका एग्जाम्पल है? अगर जो रॉक्स में चट्टान में पूछ आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री आपका रॉक्स का एग्जाम्पल है क्या? आपका चूना पत्थर। याद रखिएगा। मार्बल किसका एग्जाम्पल है? अगर जो मार्बल आपसे पूछ दे, मार्बल, अगर जो मार्बल आपसे पूछने का एग्जाम्पल है, संगमरमर हम लोग कहते हैं, मार्बल आपका एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक का आपका किसका एग्जाम्पल है? मार्बल। मां से मार्बल, मां से मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक जो नीचे बैठा हुआ चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सीवी चंद्रशेखर को किस नृत्य में, यानी किस क्षेत्र के नृत्य में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप सबसे पहले तो समझ जाइए, चंद्रशेखर हैं, सीवी चंद्रशेखर जी हैं, इनको 2000, इनको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका 2011 ईस्वी, कब? 2011 ईस्वी क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। देख लीजिए, जो हमारे पास नागरिक सम्मान है, जो नागरिक सम्मान अवार्ड मिलता है, वो आप समझ जाइए। सबसे पहले पद्मश्री, सबसे पहले क्या है? पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री सबसे जो छोटा है। उसके बाद आपका मिलता है पद्मा भूषण, क्या मिलता है? पद्मा भूषण, और पद्म भूषण या पद्मा भूषण जो भी कहिए। फिर आपका पद्मा विभूषण, विभूषण आपका क्लियर है। और सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। याद रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या याद रखिएगा? भारत रत्न के बारे में क्या याद रखिएगा? सर्वोच्च, सर्वोच्च, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका क्या है? भारत रत्न। और भारत रत्न के बारे में याद रख लीजिएगा, क्योंकि हो सके क्वेश्चन बन जाए आप लोग का। भारत रत्न की शुरुआत किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था 1954 में। 1954 में सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजागोपालाचारी, 3 व्यक्तियों को सर्वप्रथम बार 1954 में दिया गया था। 3 व्यक्तियों को सर्वप्रथम। अभी कुल कितने लोगों को मिल गया है? कुल आपसे पूछ दे तो आंसर क्या दीजिएगा? कुल अभी 53 लोगों को आज तक, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं आज तक। आज क्या डेट है आप लोग का? आज डेट आप लोग बताइए, क्या आप लोग का डेट है? ठीक है ना, आज डेट आप लोग को पता होना चाहिए कि 13 तारीख आज है। आज कितना फरवरी है? 13 फरवरी है। 13 फरवरी तक, अभी तक 13 फरवरी 2024 तक 53 लोगों को भारत रत्न मिला है। इस वर्ष यानी 2024 में अभी तक कितने व्यक्तियों को मिल गया है? 2024 में अगर जो आपसे पूछ तो 5 व्यक्तियों को अभी और कितने और दिए जाएंगे पता नहीं। मोदी सरकार एकदम बांट रहे हैं धड़ामे से, ठीक है। कौन कौन 5 व्यक्ति हैं? 49वें नंबर का जो मिला था कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 50वें नंबर मिला है आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है 50वें नंबर का। और 3 व्यक्तियों को इकट्ठे मिला, जिनका नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। एम ए स्वामीनाथन क्या थे? आपके हरित क्रांति के जनक थे। और तीसरा किसको मिला है? ये आप लोग कमेंट करिएगा। तीसरा किसको मिला है? ये आप लोग कमेंट करिएगा। यूपी के राजनीतिक से संबंधित है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, भारत को भी पूर्व प्रधानमंत्री। 2024 में 5 लोगों को क्या मिला है? आपका भारत रत्न मिला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे क्लियर है कि 5 लोगों को भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है? याद रखिएगा। तो कौन सा नृत्य से भी जो आपका सीवी चंद्रशेखर, तो सीवी चंद्रशेखर का जो नृत्य था उस नृत्य का नाम था भारतनाट्यम।
नृत्य का क्या नाम था? भारतनाट्यम। आप बता सकते हैं कि भारतनाट्यम कौन से राज्य में होता है? भारतनाट्यम कौन से राज्य का नृत्य है? भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है भारतनाट्यम। कथक कहाँ के है? कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। कुचिपुड़ी कहाँ के है? कुचिपुड़ी आप लोग कमेंट करिएगा। आंध्र प्रदेश जानते हैं ना, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। मणिपुरी जिसको रास लीला भी कहते हैं, है ना, रास लीला भी कहते हैं मणिपुरी, ये कहाँ के है? मणिपुर का है। कहाँ के है? आपका मणिपुर का आपका क्या है? मणिपुरी, जिसको रास लीला भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्षारक लाल लिटमस पत्र को कर देता है। क्षारक मतलब क्या होता है बाबू? आप लोग कमेंट करिएगा। क्षारक मतलब बेस। क्षारक मतलब बेस। क्षारक मतलब क्या होता है? बेस। तो बेस क्या कर देगा? बेस लाल लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है, नीला कर देता है, ब्लू कर देता है, यानी नीला कर देता है। और ब्लू लिटमस रहेगा तो क्या होगा? अगर जो कोई सॉल्यूशन है, अगर जो न्यूट्रल है, तो लाल और ब्लू लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होगा। अगर जो बेस है तो क्या होगा? बेस है तो लाल लिटमस डालिएगा तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू डालिएगा तो ब्लू ही रहेगा। अगर जो एसिड है तो लाल डालिएगा तो लाल ही रहेगा, और ब्लू डालिएगा तो रेड हो जाएगा। तो एसिड आपको रेड कलर का देता है, बेस आपका ब्लू कलर का देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आपका हानि क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर जो कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो हानि क्या? विकास की हानि। विकास की हानि, डेवलपमेंट की हानि। तो आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होगा? आर्थिक विकास ही हानि होता है। आर्थिक विकास ही होता है जो हानि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं? जुलाई 2022 में, जुलाई अभी 2000 क्या है? 24 है। तो भाई साहब अभी आपको पता होना चाहिए कि जो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू ये जो महिला है हमारे जो देश के सर्वप्रथम व्यक्ति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन भारत के 15वें राष्ट्रपति बने हैं। द्रौपदी मुर्मू क्या थे? भारत के, याद रखिएगा, भारत के 15वें क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर है ना? द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा, कहाँ के? झारखंड की गवर्नर थी। कहाँ के? झारखंड के गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर थी। इससे पहले कहाँ की गवर्नर थी? झारखंड की गवर्नर थी। ये कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा की रहने वाली हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं, और एसटी कम्युनिटी बिलोंग करती हैं, यानी जनजाति आप लोग कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू इससे पहले झारखंड की गवर्नर थी, भारत के 15वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है ना? रामनाथ कोविंद जी के बारे में समझ जाइए। ये 14वें नंबर के थे। कितने नंबर के थे? 14वें नंबर के भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, है ना? राष्ट्रपति थे, भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर थे। बिहार के, याद रखिएगा, गवर्नर, बिहार के गवर्नर। राष्ट्रपति के बारे में और क्या याद रखिएगा? सबसे अधिक टाइम के लिए कौन राष्ट्रपति रहे हैं अभी तक? सबसे अधिक समय के लिए, प्रथम सबसे अधिक समय के लिए कौन रहे? सबसे अधिक समय के लिए याद रखिएगा जो रहे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे समय के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे। 2 बार रहे। कितने बार रहे हैं? 2 बार। 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। भारत के हमारा संविधान में लिखा गया है एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति कई बार रह सकता है, 2 से अधिक बार रह सकता है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति 2 से अधिक बार रह सकता है, ये आप याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति संविधान के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी ना राज्यसभा ना लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी है। यानी कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, एक तो मंत्रिमंडल चलता है राज्य में आपका विधानसभा से, और राज्यपाल के बीच में कड़ी कौन है जो दोनों जोड़ता है, यानी मंत्रिमंडल का, गवर्नमेंट का आपका उत्तरदायित्व कौन है, यानी हु इज अकाउंटेबल फॉर द गवर्नमेंट, यानी सरकार, किसी भी राज्य का सरकार का नेतृत्व यानी मंत्रिमंडल जो होता है मुख्यमंत्री के पास होता है, और गवर्नर किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है केंद्र सरकार के कहने पर। तो दोनों के बीच में आपका कड़ी कौन है, मुख्यमंत्री। कौन है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री दोनों के बीच में कड़ी है। एक अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद आप लोग टाइप करिएगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद आप लोग टाइप करिएगा, और अनुच्छेद एक आता है 167, यानी अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 के तहत, अनुच्छेद 167 हमको यही कहता है कि राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच में मुख्यमंत्री क्या है, कड़ी है। चीफ आर्मी स्टाफ कौन है, आपसे क्वेश्चन आ गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी आर्मी स्टाफ, आर्मी से समझ जाना, आर्मी का जो सबसे छोटा रैंक रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट, और सबसे जो ऊंचा रैंक रहता है आर्मी का उसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, सबसे छोटा रैंक आर्मी का क्या होता है, ये आप याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट। तो जो लेफ्टिनेंट होता है वो आर्मी का सबसे छोटा रैंक अधिकारी में, और सबसे बड़ा रैंक क्या होगा, जनरल। क्या होगा आपका, जनरल, याद रखिएगा, जनरल सबसे बड़ा रैंक, ठीक है ना, जनरल का जो रैंक का सबसे बड़ा रैंक आर्मी का। तो अभी वर्तमान में कौन है, जनरल मनोज पांडे वर्तमान में है, जो भारत के 29वें आपका आर्मी प्रमुख है। भारत के 29वें क्या है, आर्मी प्रमुख है, आर्मी प्रमुख है, भारत के 29वें आर्मी प्रमुख जनरल मनोज पांडे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है, याद रखिएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भारत के खेल मंत्री कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत के खेल मंत्री आपसे आए तो भारत के खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है खेल मंत्री, अनुराग सिंह ठाकुर भारत के खेल मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव क्या है, अश्वनी वैष्णव आपका भारत के रेल मंत्री हैं। क्या है, एक केंद्रीय रेल मंत्री हैं। किरण रिजिजू क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपका बताइए, इसका कमेंट करिए। पृथ्वी आपका पर्यावरण मंत्रालय इनके पास है आपका। और बताइए, ये सब पहले ही क्या थे, पहले कानून मंत्री थे, लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने इनका क्या किए हैं, आपका चेंज किए हैं, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनके पास है, याद रखिएगा। नारायण राणे के बारे में आप बता सकते हैं, नारायण राणे जी का भी मंत्रालय हाल ही में इनका चेंज किया गया है। ये राजस्व मंत्री है। कौन सा मंत्री है, राजस्व मंत्री है, राजस्व क्या है, मंत्री है, याद रखिएगा, नारायण राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, अलर मेलवल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिपादक है, यानी ये जो आपका ये है अलर मेलवल्ली, एक जो नृत्यकार हैं, ये बताइए कौन से नृत्य करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन से नृत्य करते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, तो जो नृत्य करेंगे उस नृत्य का नाम है भारतनाट्यम। कौन सा नृत्य का नाम है, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ है बाबू, याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में जो नृत्य कला, जो नृत्य होता है जिसका है भारतनाट्यम। कथकली कहाँ का नृत्य है, कथकली आपका केरल का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, केरल का नृत्य है। उड़ीसी कहाँ का नृत्य है, आपका उड़ीसा का, उड़ीसा का आपका नृत्य कौन है, उड़ीसा। कथक कहाँ का है, यूपी का है, कथक कहाँ का, यूपी का है। कोई भी अगर जो नृत्य आपसे पूछ दे तो आप आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी को सेशन ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आगे का आपका क्लास रीजनिंग का क्लास होगा, रीजनिंग का आप लोग क्वेश्चन जो आप लोग दिए हैं मॉडल टेस्ट, उसका आप लोग डिस्कशन देखिए।